हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो आज हम फिर से इंग्लिश लिटरेचर का एक और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। इससे अलग इसी चैनल पर आपको ग्रामर के प्रैक्टिस सेट्स अलग से सॉल्व कराए जा रहे हैं और लिटरेचर के प्रैक्टिस सेट अलग से। और अभी मैं आगे प्लान कर रही हूँ कि मैं टॉपिक वाइज भी मतलब आपको वीडियो अवेलेबल कराऊँ। अगर आपकी इच्छा है कि आप टॉपिक वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर अपना सजेशन दें। ठीक है, अभी हम शुरू कर रहे हैं अपनी वीडियोस को। ठीक, तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज के। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यस, आई होप आपको प्रॉपरली नज़र आ रहा है। आज मैंने थोड़ा फॉन्ट साइज को बड़ा भी किया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कार्लाइल्स वर्क ऑन हीरोज, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री इज अ कोर्स ऑफ। बताइए, कार्लाइल्स के जो वर्क है ऑन हीरोज, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री इज अ कोर्स ऑफ, कुल कितने लेक्चर का कोर्स है? ऑप्शंस हैं 6 लेक्चर्स, 5 लेक्चर्स, 4 लेक्चर्स या 7 लेक्चर्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, ये पीजीटी वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? Carlyle's work on heroes, hero worship and heroic in history is a course of 6 lectures, 5 lectures, 4 lectures या 7 lectures? Yes, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 lectures. Okay, now moving to the next question. इसे देख लेते हैं। Who is praised as a hero by Carlyle? सॉरी, इसमें टाइपिंग एरर है थोड़ा। Carlyle in his lectures on, देखिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज प्रेज्ड एज अ हीरो बाय कार्लाइल इन हिज लेक्चर्स ऑन हीरो एज किंग? ऑप्शन है आपके पास जॉनसन, क्रॉमवेल, शेक्सपियर, ल्यूथर। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यहां पर ई है। ठीक है, हु इज प्रेज्ड एज अ हीरो बाय कार्लाइल इन हिज लेक्चर ऑन हीरो एज किंग? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रॉमवेल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द वर्क बाय रस्किन विच बिगिन एज अ डिफेंस ऑफ कंटेम्प्रेरी लैंडस्केप आर्टिस्ट स्पेशली टर्नर। ऑप्शन है आपके पास स्टोन्स ऑफ वेनिस, टू बट्स, 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड मॉडर्न पेंटर्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। रस्किन का वो कौन सा वर्क है जो शुरू होता है एज अ डिफेंस ऑफ कंटेम्प्रेरी लैंडस्केप आर्टिस्ट स्पेशली टर्नर? यस, द वर्क इज मॉडर्न पेंटर्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 4 है द टर्म पैलिजर्स नॉवल इज यूज टू डिस्क्राइब द पॉलिटिकल नॉवेल्स ऑफ। बताइए, ये एक टर्म है पैलिजर नॉवल जो इस्तेमाल की जाती थी पॉलिटिकल नॉवल को डिस्क्राइब करने में, लेकिन किसके पॉलिटिकल नॉवेल्स को? ऑप्शंस है चार्ल्स डिकेंस, एंथनी ट्रोलॉप, डब्ल्यू.एच. वाइट या फिर बी डिसरेल। क्या होगा इसका राइट आंसर? किसके पॉलिटिकल नॉवेल्स को डिस्क्राइब करने के लिए पैलिसन नॉवल का टर्म का यूज किया जाता था? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी डिसरेली। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोल्डिंग्स फर्स्ट नॉवल? बताइए, विलियम गोल्डिंग का पहला नॉवल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास द इनहेरिटर, द
द इनहेरिटर्स, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, पिंचर्स मार्टिन या पिरामिड? क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। विलियम गोल्डिंग का फर्स्ट नॉवल कौन सा था? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। ओके, और इसे क्या कहा जाता है? ये है एक किचन सिंक ड्रामा, किचन सिंक ड्रामा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द पोएट whom Queen Victoria regarded as the perfect poet of love and loss। वो कौन सा पोएट था जिसे क्वीन विक्टोरिया ने रिगार्ड किया था एक परफेक्ट पोएट ऑफ लव और लॉस के रूप में? ऑप्शंस हैं टेनिसन, ब्राउनिंग, स्विनबर्न, डीजी रोसेटी। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डीजी रोसेटी। ओके, क्वीन विक्टोरिया ने काफ़ी इन्हें प्रेज किया और इन्हें कहा, विक्टोरिया द्वारा कहा गया द पोएट ऑफ लव एंड लॉस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, अ वर्स form using stanza of 8 lines each with 11 syllables is known as। बेसिकली हमें ये बताना है कि एक ऐसा स्टेंजा जो 8 लाइन का है, ठीक है, 8 लाइन वाले स्टेंजा को हम क्या कहेंगे जिसमें 11 सिलेबल्स का यूज किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास स्पेंसरियन स्टेंजा, बैलेड, ऑटेवा राइमा या फिर राइम रॉयल। सोचिए और आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यस, देखा कि जैसा कि आप देख के ही पता कर पाएंगे, ओटेवा राइमा, ओटेवा का मतलब ही 8 से है, ठीक है। एक 8 लाइन स्टेंजा को हम ओटेवा बोलते हैं, ठीक है, जो पर्टिकुलर एक फिक्स राइमिंग स्कीम में होता है और इसमें 11 सिलेबल होते हैं हर एक लाइन में। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और राइम रॉयल की कितनी लाइन होती हैं? राइम रॉयल कौन से स्टेंजा को बोलते हैं? यस, राइम रॉयल इज नोन एज अ 7 लाइन स्टेंजा, ठीक है। और किसने शुरुआत की थी सबसे पहले? राइम रॉयल होता है एक 7 लाइन स्टेंजा। ओके, और शुरुआत किसके द्वारा मानी जाती है? इसकी शुरुआत मानी जाती है चौसर के द्वारा, ठीक है। चौसर ने बहुत ज़्यादा उपयोग किया था राइम रॉयल स्टेंजा का। एंड अगर हम बात करें स्पेंसरियन स्टेंजा की, तो इसमें कितनी लाइंस होती हैं टोटल? देखिए, इसमें तो 8 हो गई, इसमें 7 है, और स्पेंसरियन स्टेंजा में कितनी लाइन होती है? इसमें होती है 9 लाइन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द राइटर हु फर्स्ट यूज ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश पोइट्री। बताइए वो कौन सा राइटर था जिसने सबसे पहले ब्लैंक वर्स का इस्तेमाल इंग्लिश पोइट्री में किया था? ऑप्शन है आपके पास थॉमस वाइट या थॉमस विट, शेक्सपियर, अर्ल ऑफ सरे, मिल्टन। क्या होगा इसका राइट आंसर? हु इज द राइटर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इनका नाम है अर्ल ऑफ सरे। थॉमस विट को किस नाम से, किस लिए फेमस है ये, किस लिए जाना जाता है इन्हें? यस, थॉमस विट ने क्या किया था? इन्होंने सोनेट को लेकर आए थे ये, ठीक है, इंग्लिश में पहली बार इस्तेमाल करने वाले यही थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। से देख लेते हैं। द एस्थेटिक मूवमेंट which blossomed during 1880s was not influenced by। आपको बताना है किससे इन्फ्लुएंस नहीं था, ठीक है, एस्थेटिक मूवमेंट।
जो सबसे ज़्यादा स्प्रेड हुआ किस टाइम पर, 1880s के टाइम पर। ऑप्शन है आपके पास प्री रेफलाइट ब्रदर्स जो थे, रस्किन, पैटर, मैथ्यू आर्नोल्ड। क्या होगा इसका राइट आंसर? आई थिंक इसमें आर नहीं आएगा, प्री रेफलाइट्स। सोचिए और आंसर कीजिए। द एस्थेटिक मूवमेंट्स विच ब्लॉसम ड्यूरिंग 1880s वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय, किसके द्वारा प्रभावित नहीं था? क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन है प्री रेफलाइट्स, रस्किन, पैटर, मैथ्यू आर्नोल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैथ्यू आर्नोल्ड। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, आइडेंटिफाई द रेक्टोरिकल फिगर यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन ऑफ टेनिसन। देखिए, नीचे एक टेनिसन की वर्क से ली गई लाइन है, इसमें हमें रेक्टोरिकल फिगर का पता लगाना है, मतलब फिगर ऑफ स्पीच पहचाननी है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इस लाइन में? तो लाइन देख लेते हैं क्या है। लाइन है, फेथ अनफेथफुल केप्ट हिम फॉल्सली ट्रू। फेथ अनफेथफुल केप्ट हिम फॉल्सली ट्रू। ऑप्शन है ऑक्सीमोरोन, मेटाफर, सिमली, सिनगडकी। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इजीली समझ सकते हैं, अगर आपने एक भी बार फिगर ऑफ स्पीचेस को पढ़ा है तो। क्या है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीमोरोन। वो क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑक्सीमोरोन में क्या होता है, दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर दो जगह पर एक ऐसा काम हो रहा है, जैसे फेथ अनफेथफुल, दोनों अपोजिट वर्ड हैं एक साथ यूज हो रहे हैं, और दूसरा फॉल्सली और ट्रू, तो ये भी एक साथ यूज हो रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? यहाँ पर होगा ऑक्सीमोरोन। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। W.B. Yeats यूज द फ्रेज, W.B. Yeats ने एक फ्रेज यूज करी है, उसका नाम है द आर्टिफैक्ट ऑफ एटर्निटी। ठीक है, इन हिज पोएम। अब बताइए कौन सी पोएम में यूज की है इन्होंने द आर्टिफैक्ट ऑफ एटर्निटी? ऑप्शन है सेलिंग टू बाइजेंटियम, बाइजेंटियम, सेकंड कमिंग, लीडा एंड द स्वान। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, द आर्टिफिक ऑफ एटर्निटी। ये जो फ्रेज है ये W.E. Yeats ने अपने फेमस वर्क सेलिंग टू बाइजेंटियम में यूज की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हु इज पिप्स फ्रेंड इन लंडन? सबसे पहले आपको बताना है कि ये कैरेक्टर कौन से वर्क में है, कौन से प्ले में है। ठीक है, वो प्ले किसने लिखा है, और फिर आपको बताना है कि लंदन में पिप का दोस्त कौन था। ऑप्शन है आपके पास पंबल चौक, हर्बर्ट पॉकेट, बेंटले ड्रमल या जैगर्स। ये पिप नाम का कैरेक्टर कौन से प्ले में है, मतलब यहाँ पर कौन से प्ले में बात की जा रही है। बेसिकली आपको दो प्ले के नाम याद रखने हैं जिसमें सेम नेम से कैरेक्टर पाया जाता है पिप। ठीक है, एक तो वर्क है कौन सा, ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ठीक है, इसके राइटर कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ग्रेट एक्सपेक्टेशन, इसी से रिलेट करता हुआ ये कैरेक्टर है पिप, जिसका दोस्त लंदन में रहता है, और कौन सा है इसका आपको जवाब देना है। ठीक है, और एक पिप नाम का कैरेक्टर एक और वर्क में पाया जाता है, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज में। ओके, तो बताइए इसमें पिप के फ्रेंड का नाम क्या है। ऑप्शन है आपके पास पंबल चौक, हर्बर्ट पॉकेट, बेंटले ड्रमल या फिर जैगर। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। यस, इट्स नेम इज जैगर।
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज मिस्टर टेंच इन द पावर ऑफ एंड द ग्लोरी. ये एक वर्क है जिसका नाम है द पावर एंड द ग्लोरी. इसमें मिस्टर टेंच कौन है? अ टीचर, अ क्लर्क, अ थीव, अ डेंटिस्ट. देखिए, अगर आपको इस वर्क की समरी पता है तो आप इजीली कर ले जाएंगे. सोचिए किसने लिखा है वैसे ये वर्क? यस, देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? आ थीप, ऑप्शन नंबर सी. और ये वर्क किसने लिखा है उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे. ओके, हु इज द मिस्टर टेंच इन द पावर एंड द ग्लोरी? दैट इज अ थीप. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 14. Pride and Prejudice was the originally a youthful work entitled. देखिए, प्राइड एंड प्रेजुडाइज का एक और सब टाइटल है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है आपके पास लास्ट इम्प्रेशन, फॉल्स इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन या फिर ट्रू इम्प्रेशन. क्या होगा इसका राइट आंसर? प्राइड एंड प्रेजुडाइज का दूसरा टाइटल क्या है? सोचिए और आंसर कीजिए. क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट इम्प्रेशन. द सब टाइटल ऑफ द वर्क प्राइड एंड प्रेजुडाइज इज फर्स्ट इम्प्रेशन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. आइडेंटिफाई द नॉवल इन विच द कैरेक्टर ऑफ शार्लेट ल्यूकस. ठीक है, उस नॉवल की पहचान करनी है जिसमें एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर शार्लेट ल्यूकस पाया जाता है. बताइए कौन सा वर्क है वो? ऑप्शन है आपके पास ग्रेट एक्सपेक्टेशन, द पावर एंड द ग्लोरी, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, प्राइड एंड प्रेजुडाइज. क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, शार्लेट ल्यूकस नाम का कैरेक्टर किस में पाया जाता है? सोचिए और आंसर कीजिए. क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है प्राइड एंड प्रेजुडाइज, ऑप्शन नंबर डी. इसी में फेमस कैरेक्टर पाया जाता है ल्यूकस. ठीक है, शार्लेट ल्यूकस पाई जाती है. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 16. देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो. देखिए ये एक लाइन है, देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो. अब बताइए द लाइन गिवन अबव अकर्स, ये लाइन कहाँ पर देखने को मिलती है हमें? ऑप्शन है आपके पास हैमलेट, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट. बताइए ये लाइन कहाँ पर हमें देखने को मिलती है? क्या हैमलेट में, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में, टेम्पेस्ट में, ट्वेल्थ नाइट में? सोचिए और आंसर कीजिए. क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, ये लाइन हमें देखने को मिलती है. देखिए लाइन क्या है? देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो. तो ये लाइन हमें देखने को मिलती है हैमलेट में. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17 है. हु सेड दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज ओनली हीरोइन एंड नॉट हीरोज. बहुत ही फेमस कोटेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में आप रख सकते हैं इसे. ठीक है, अभी आपको बताना है कि ये कोटेशन शेक्सपियर के बारे में किसने कही है. हु सेड दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज ओनली हीरोइन नॉट हीरोज. ऑप्शन है आपके पास बेन जॉनसन, जॉन रस्किन, थॉमस कार्लाइल या फिर विलियम हैजलिट. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए. यस, हु सेड दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज ओनली हीरोइन नॉट हीरोज.
क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन रस्किन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। 18 है, सर जॉन फाल्स्टाफ इज वन ऑफ द शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट। बताइए, जॉन फाल्स्टाफ शेक्सपियर का मतलब बहुत ही महान कैरेक्टर रहा है, बहुत ही फेमस। और ये कैसा कैरेक्टर है ये आपको बताना है। कॉमिक फिगर्स है, हिस्टोरिकल फिगर्स है, रोमांटिक फिगर है या फिर ट्रेजिक फिगर है। इसमें से ऐसा हटा देते हैं हम, ठीक है। बताइए, सॉरी वन ऑफ दी है तो ऐसे ही लगना चाहिए। बताइए कौन से फिगर्स में से एक है, कॉमिक फिगर्स में से, हिस्टोरिकल फिगर्स में से, रोमांटिक फिगर्स में से या ट्रेजिक फिगर्स में से। बहुत ही फेमस है। और जॉन फाल्स्टाफ ये कैरेक्टर शेक्सपियर के 2 फेमस वर्क में देखने को मिलता है, ठीक है। एक तो आपको पता ही है, मैरी वाइस एंड विंडसोर, और दूसरा कौन सा है उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देख कर देंगे। तो बताइए कैसा कैरेक्टर है शेक्सपियर के वर्क का? यस, इट इज़ अ कॉमिक कैरेक्टर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है, कॉमिक फिगर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। That Milton was of the devil's party without knowing it was said by। देखिए ये एक स्टेटमेंट है, मिल्टन के बारे में है। और जो मिल्टन ने अपना वर्क, बहुत ही फेमस वर्क लिखा पैराडाइज लॉस्ट, उसके बारे में कमेंट किया है किसी ने। क्या कमेंट है कि दैट मिल्टन वाज ऑन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग, कि मिल्टन डेविल की साइड थे बिना जाने, ठीक है। तो ये किसने कही बात? ऑप्शन है आपके पास, विलियम ब्लेक, टी.एस. एलियट, जॉनसन यानी कि डॉक्टर जॉनसन, या फिर शैली। क्या हुआ इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दैट मिल्टन वाज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। यस, किसकी है स्टेटमेंट? दैट मिल्टन वाज ऑफ द डेविल्स पार्टी, ये कहा था विलियम ब्लेक ने। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। हु कॉल्ड शैलीज अ ब्यूटिफुल एंड इनफैक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनस विंग इन वेन। किसने शैली के बारे में ये लाइन लिखी है कि अ ब्यूटिफुल एंड इनफैक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइस हिज ल्यूमिनियस विंग्स इन वेन। ऑप्शन है आपके पास, वाटर पैटर, ए.सी. स्विनबर्न, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. एलियट। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए और आंसर कीजिए। शैली के विषय में ये स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? अ ब्यूटिफुल एंड इनफैक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वाइड हिज ल्यूमिनियस विंग इन वेन। सोचिए और आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैथ्यू आर्नोल्ड। ओके, मैथ्यू आर्नोल्ड ने ही शैली के बारे में यानी पी.बी. शैली के बारे में ये स्टेटमेंट दी है, अ ब्यूटिफुल एंड इनफैक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वाइड हिज ल्यूमिनियस विंग इन वेन। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देख लेते हैं। एसे ऑफ इला। बताइए, ये इला नाम का जो इमेजिनरी वर्ड है, इला, ये किस राइटर ने लिया है, मतलब किसने इन्वेंट किया, और एसे ऑफ इला किसने लिखा है, ये आपको बताना है आपको। और इसमें कहा गया है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसके नेचर को बताना है कि किस टाइप का एसे है। एसे ऑफ इला आर फुल ऑफ डिडक्टिव, sermonizing, practically autobiographical fragments, remarkable for their apostrophic style, ये satirical and critical। क्या होगा इसका राइट आंसर?
देखिए इला किसने इन्वेंट किया है, मतलब किसका वर्ड है ये वर्क किसका है, तो उसका नाम है चार्ल्स लैम्ब। ठीक है, और बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इला का क्या नेचर है, ये इला के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यस, एस्टेरोफिला इज practically autobiographical and fragment. Okay, option number B is the right answer. इसका करेक्ट आंसर यही है, प्रैक्टिकल ऑटोबायोग्राफिकल है, मतलब प्रैक्टिकली क्या है, ये नेचर में कैसा है, ऑटोबायोग्राफिक। ठीक है, चार्ल्स लैम्ब ने इसको लिखा है। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर इससे पहले वीडियोस किसी ने नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट्स मैं सॉल्व करा चुकी हूँ, उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और साथ में मैं ग्रामर के प्रैक्टिस सेट अलग से करा रही हूँ, उन्हें भी आपको देखना है। प्लस आपको आज एक और काम करना है, आपको सजेस्ट करना है कि क्या आपको टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। ओके, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।